Good morning, students. Today we will be discussing a new topic, that is valence bond theory. Before this, we have already done VSEPR theory, that is valence shell electron pair repulsion theory. अब VSEPR में जब हमने ये देख लिया कि किस तरह से बॉन्डिंग होती है, क्या होता है, फिर उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या जरूरत पड़ी। VSEPR के बेस पे हमने बहुत से मॉलिक्यूल्स की शेप्स स्टडी की इससे पहले। तो VSEPR की लिमिटेशंस थी कुछ एक। लिमिटेशंस में सबसे पहली बात ये थी कि VSEPR थ्योरी का बहुत ज्यादा ध्यान जो था वो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पे तो था, लेकिन फिर भी VSEPR could not explain shapes of many polyatomic molecules. वो कैसी हैं, क्यों हैं, काफी ज्यादा शेप्स तो VSEPR एक्सप्लेन कर देता है, जैसे हमने डिस्कस की, लेकिन फिर भी कुछ एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे थे, उनकी शेप्स जो थी वो VSEPR एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन, जैसे H2 एक मॉलिक्यूल है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है 435.8 किलो जूल पर मोल, और एक मॉलिक्यूल है F2, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है 150.6 किलो जूल पर मोल। दोनों डायएटॉमिक हैं, दोनों में सिंगल बॉन्ड है, बट एक की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इतनी हाई है और एक की इतनी लो है। वाई सच डिफरेंस? VSEPR इन एक्चुअल प्रैक्टिस, VSEPR जो था वो एनर्जी कैलकुलेशंस में इनका कोई बहुत ज्यादा रिसर्च या बहुत ज्यादा एडवांसमेंट नहीं थी VSEPR वालों की। सो कीपिंग इन व्यू, जब भी आपने पहले भी देखा है कि जब किसी थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस, कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट लोग और साइंटिस्ट कोशिश करते हैं उन कमियों को दूर करने के लिए, और फिर नई थ्योरी आती है। तो ये जो VSEPR या इससे पहले लुईस बॉन्ड थ्योरी आपने पढ़ी, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स का कोई रोल नहीं था, लेकिन VSEPR के बाद क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार दो थ्योरीज आई, मतलब कि क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के जो दो थ्योरीज बनाई गई। पहली थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरी आई उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हम दोनों ही करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये ऐसी थ्योरी है कि जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे उस वक्त उनमें क्या एनर्जी चेंजेस आएंगी, उनके ऑर्बिटल्स का क्या सिस्टम रहेगा, जब वो अप्रोच करके बॉन्ड बना लेंगे तब क्या एनर्जी चेंजेस आएंगी, या ऑर्बिटल्स की क्या पोजीशन रहेगी। ऐसी सारी बारीकियों को इस थ्योरी में डिस्कस किया गया है। तो
हम सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार H2 का मॉलिक्यूल जब बनता है, H2 का मॉलिक्यूल बनता है दो हाइड्रोजन एटम्स के मिलने से, तब क्या एनर्जी चेंजेस होती हैं या ऑर्बिटल्स में क्या किस तरह का इनकी ओवरलैपिंग होती है और कॉन्फ़िगरेशन का क्या सिस्टम रहता है, वो सारी चीजें हम इस एग्जाम्पल से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के को समझने की कोशिश करेंगे। सी दिस पिक्चर। इस पिक्चर में ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और ये इस न्यूक्लियस का मतलब इस हाइड्रोजन का जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा हाइड्रोजन है। लेट अस से दिस इज HA एंड दिस इज HB। जस्ट नाम दिया है, AB जैसे कोई टाइप नहीं होती, बट जस्ट नाम दे रहे हैं समझने के लिए। तो ये A का न्यूक्लियस है, A का इलेक्ट्रॉन है, इसको हम EA कह देते हैं, और इसको EB कह देते हैं क्योंकि ये B का इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से दूर थे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बॉन्ड बनाने के लिए व्हेन दे केम क्लोज, हमें ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए एटम्स को क्लोज तो आना ही है। जब ये दोनों एटम्स एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए, उस वक्त दोनों एटम्स के क्लोज आने पे कुछ नई अट्रैक्टिव फोर्सेस या रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट हो सकती थी। अब हमें यहां पे देखना है कि जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के क्लोज आए तो किस तरह की और कौन सी फोर्सेस, पहले हम अट्रैक्टिव फोर्सेस पे ध्यान देते हैं कि नई अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी जनरेट हुई। अट्रैक्टिव फोर्सेस, पुरानी अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बता देती हूं। हाइड्रोजन A का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता था, ये तो ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स है। और ओल्ड मतलब दोनों हाइड्रोजन जब एक दूसरे को अप्रोच किए, उससे भी पहले क्या था कि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता था। तो ये फोर्स मैंने बना रखी है अट्रैक्टिव, इसको तो मैं ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स के नाम से पहले ही अलग कर देती हूँ। ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स, इसमें कुछ नया नहीं है, ये पुराना, ये था ही, न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता ही है। अब जब दोनों ने एक दूसरे को अप्रोच किया, इस एटम ने इस एटम को अप्रोच किया, तो कुछ नई अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होंगी। देखिए क्या होंगी। ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। इनके ऊपर ऑपोजिट चार्जेस हैं, इसलिए ये एक दूसरे को डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगे। एक अट्रैक्टिव फोर्स B का न्यूक्लियस A के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, A का न्यूक्लियस B के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ही, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, ऑपोजिट चार्ज। तो फिलहाल और तो यहां कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं मुझे नहीं नजर आ रही। तो न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस, जब दोनों हाइड्रोजन एटम्स ने एक दूसरे को अप्रोच किया तो दो नई अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हो रही हैं। अब हम रिपल्सिव फोर्सेस देखते हैं कितनी होती हैं। देखिए, ये आपका वही A का न्यूक्लियस, ये B, A का इलेक्ट्रॉन, B का इलेक्ट्रॉन। ओके, अब रिपल्सिव फोर्सेस देखें तो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं सिमिलर चार्जेस के बीच। ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, A का न्यूक्लियस, B का न्यूक्लियस एक दूसरे को कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते, उल्टा ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, नापसंद करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर सिमिलर चार्जेस हैं। सेम वे A का इलेक्ट्रॉन और B का इलेक्ट्रॉन, ये भी एक दूसरे को कभी पसंद नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो एक और दो ही नई, टू न्यू रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट हुई। कहने का मतलब, जब दो डिफरेंट हाइड्रोजन्स ने एक दूसरे को अप्रोच किया तो दो नई अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हुई और दो ही नई रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट हुई। बट अब क्या हुआ कि न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस
इनकी संख्या 2 थी और न्यू रिपल्सिव फोर्सेस संख्या में ये भी 2 थी, लेकिन मैग्नीट्यूड टोटल अमाउंट अगर देखा जाए तो अट्रैक्टिव फोर्सेस का अमाउंट या मैग्नीट्यूड वाज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच्ड ईच अदर टू मेक H2। और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा हो, ऐसे में मॉलिक्यूल जो है बन जाता है। मींस ओवरऑल क्या प्रिवेल कर रहा है, अट्रैक्शन प्रिवेल कर रही है, रिपल्शन नहीं प्रिवेल कर रही, इसलिए H2 मॉलिक्यूल बन जाता है। अब इसी चीज को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ग्राफिकली या एनर्जी के हिसाब से समझाया है। तो उसमें देखें कि मान लीजिए क्या ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, दीज आर 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड अभी तक इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। दे नीदर अट्रैक्ट ईच अदर नॉर दे रिपेल ईच अदर। और उससे पहले मैं ये एक्सिस बता दूं, इस तरफ हमने एनर्जी ली है किलोजोल्स में और इस एक्सिस पे हमने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लिया है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस थोड़ी टिपिकल टर्म लगती है, वैसे समझने के लिए अगर बताना हो तो ये दो एटम्स जो एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस वाला एक्सिस ये है। इस तरफ को डिस्टेंस बढ़ रहा है, इस तरफ को डिस्टेंस कम हो रहा है। मतलब इस तरफ जब हम चलेंगे तो द एटम्स आर कमिंग क्लोजर, और अगर इस तरफ को जा रहे हैं देन एटम्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। नाउ सी दिस सिचुएशन, the 2 hydrogen atoms, this is one hydrogen atom, this is other hydrogen atom, they right at this point वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना रिपेल करते हैं। तो इस वक्त इनकी एनर्जी जो है वो कितनी है, 0 किलोजोल पर मोल। मीन्स नीदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन वाली स्टेट है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ओके, इस वक्त इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी है, 0। ये हमने यहाँ पे 0 किलो जूल पर मोल वाली ये जो लाइन है ड्रॉ कर रखी है। फॉर मेकिंग बॉन्ड नाउ दे स्टार्टेड कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे को अप्रोच करना इन्होंने शुरू किया। और क्लोज अब जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो धीरे धीरे एक ये सिचुएशन आई। इस सिचुएशन में दे हैव जस्ट टच्ड द बाउंड्रीज ऑफ ईच अदर, ये दोनों जस्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। अब आप इसमें याद रखें कि हर एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और साइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप ये एक पिक्चर दिमाग में रखें। फिलहाल ये दोनों एक दूसरे की बाउंड्रीज को टच करने लगे हैं, क्योंकि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को, मैंने जो आपको नए अट्रैक्टिव फोर्सेस वाला फिनोमेना बताया था, तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को और इसका इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो कर ही रहे हैं। और जब अट्रैक्शन हो रही है तो देखिए पहले एनर्जी यहाँ पे 0 किलो जूल थी, अब जब अट्रैक्शन बढ़ रही है तो एनर्जी, जब भी अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब 0 से भी कोई चीज रिलीज कर देंगे, आप माइनस कर देंगे, रिलीज मीन्स निकलेगी वहां से एनर्जी। जब आप 0 से भी एनर्जी निकाल देंगे, कम कर देंगे, तो वो एनर्जी किस डायरेक्शन में जाएगी, नेगेटिव एनर्जी में एंटर कर जाएगी। अब फिलहाल इनकी एनर्जी के इस वक्त क्या है, यहाँ पे ये 0 से नीचे चला गया है। अगर इस ग्राफ को देखें आप तो जस्ट अ मिनट, मैं ये आपको क्लियरली विजिबल हो जाए तो मैंने इसको रेड कलर से ही एनर्जी के ग्राफ को रेड कलर कर दिया है। अब देखें पहले ये 0 थी, अब जैसे जैसे दोनों एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रही हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है। रिलीज मीन्स 0 से जाते ये किस तरफ, नेगेटिव की तरफ इनकी एनर्जी चल पड़ी है ऐसे। अब धीरे धीरे जब ये और क्लोज आते गए, क्योंकि इस एटम का इलेक्ट्रॉन यूज करना है और इस एटम ने इसका इलेक्ट्रॉन यूज करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि ये अपने ये जो ऑर्बिटल्स का एरिया है कॉमन करें, कुछ कॉमन करें। कॉमन करने से क्या होगा, ओवरलैपिंग करें तभी कॉमन हो पाएगा। तो वो अब जब ये क्लोज आने लगे और अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ने लगी तो इस एटम ने और इस एटम ने थोड़ा सा कुछ एरिया जो था वो कॉमन कर लिया, ओवरलैप कर लिया। अपना एटॉमिक ऑर्बिटल इसके एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर दिया और ये है आपका एरिया ऑफ ओवरलैप। अगर आपको दिखाई दे रहा हो
इस एटम का ऑर्बिटल और इस एटम का ऑर्बिटल, ये इनका कॉमन एरिया हो गया। इस कॉमन एरिया से क्या होगा, इस एटम का इलेक्ट्रॉन इसकी शेयरिंग में आ सकेगा और इस एटम का इलेक्ट्रॉन इसकी शेयरिंग में आ सकेगा, और वैसे भी दे आर कमिंग क्लोज। नाउ इस वक्त जो ये सिचुएशन हमने बताई है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रही हैं, तो जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती जाएंगी, एनर्जी रिलीज होती जाएगी, ओवरऑल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होती जाएगी, नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव। फिलहाल यहां तक आते आते ये सिचुएशन जो है इस लेवल को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, और यहां तक आते आते दोनों हाइड्रोजन एटम्स ने जब ये कंबाइन किए हैं तो 435.8 किलो जूल इतनी एनर्जी लूज कर चुके हैं यहां की अपेक्षा। यहां 0 थी और इतनी लूज कर दी, तो अब ये एक दूसरे के साथ यहां पे इस तरह से ओवरलैप कर चुके हैं और इतना क्लोज आ चुके हैं, इनके बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है। ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे का शेयर कर रहे हैं। दिस इज दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन पे इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो है वो 74 पिकोमीटर है। 74 पिकोमीटर। इसी डिस्टेंस को हम अल्टीमेटली बॉन्ड लेंथ कह देते हैं, कि जब दोनों एटम्स ने बॉन्ड बना लिया है और बिल्कुल स्टेबल सिचुएशन में पहुंच गए हैं, उस वक्त उनके न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। हाउएवर हम इसको डिटेल में अभी थोड़ा डिफाइन और डिस्कस करेंगे। तो इस वक्त दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, जिसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, 74 पिकोमीटर है। ओके, सॉरी। नाउ इफ बाय चांस, नेचुरली तो ऐसा नहीं होगा जो मैं अब कहने वाली हूं, लेकिन हम ये कोशिश करें कि इन दोनों एटम्स को एक दूसरे के और क्लोज पुश किया जाए, तब क्या होगा कि इस एटम का न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस के 74 पिकोमीटर से भी कम दूर रह जाएगा। अब यहां इतनी दूरी तक तो ये रिपल्शन बर्दाश्त कर रहे थे, इनके बीच जो रिपल्शन थी वो इतनी नहीं, वो उसको कौन ओवरकम कर दे रहा था, जो इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन, इस न्यूक्लियस का दूसरे के इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच अगर रिपल्शन होती भी थी तो उसको ओवरपावर कर देती थी। लेकिन अगर आप इन दोनों एटम्स को और क्लोज करने की कोशिश करें तो ये फिर नफरत या रिपल्शन बिटवीन दीज टू न्यूक्लियाई एंड रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एटम एंड रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एटम, वो बढ़ जाएगी किसकी अपेक्षा, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस की अपेक्षा। और जब रिपल्शन अट्रैक्शन से बढ़ जाती है तो एनर्जी क्या लगती है, बढ़ने लगती है। एंड यू सी, अगर डिस्टेंस हम ये जो डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर हम इस तरफ ले जाते हैं, कम करते हैं, मतलब इनको और क्लोज लाते हैं, तो एनर्जी क्या लग पड़ेगी, बढ़ने लग पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी। बढ़ती हुई पोटेंशियल एनर्जी किसका सिंबल है, रिपल्शन बिटवीन टू एटम्स का। मतलब ये जो डिस्टेंस है जब दोनों न्यूक्लियाई के बीच जस्ट 74 पिकोमीटर का डिस्टेंस है, उस वक्त ये दोनों एटम्स के बीच मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, और मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं तो मिनिमम एनर्जी है इनकी इस वक्त। इनकी एनर्जी ये 435.8 किलो जूल एनर्जी छोड़ चुके हैं, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, मिनिमम एनर्जी है, मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, और ये मतलब इनके बीच, इसका मतलब 74 पिकोमीटर से ज्यादा या कम दूरी दोनों ही जो हैं वो सूटेबल नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। 74 पिकोमीटर इज जस्ट सूटेबल। सो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही है जिसने ये बताया कि एनर्जी चेंज इस तरह से हो रही है, और वो सारी कैलकुलेशंस की, H2 से स्टार्ट की, बाकी चीजों की भी की थी। अब जिस तरह से हमने H2 को स्टडी किया, उसी तरह से हम He2 को देखेंगे। H2 तो इसलिए बन गया कि ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है और काफी एनर्जी लूज कर रहे हैं। जब भी 2 H से H2 बन रहा है, ये 2 अलग अलग H थे, इससे H2 बनने तक के सफर में एनर्जी रिलीज ही हो रही है, बढ़ नहीं रही है। अगर एनर्जी बढ़ती मीन्स रिपल्शन बढ़ गई, एनर्जी रिलीज होना या कम होने का मतलब अट्रैक्शन बढ़ रही है। तो 2 H से जब आप H2 तक का सफर तय कर रहे हैं, देन द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर इंक्रीजिंग एंड बॉन्ड इज क्वाइट स्टेबल, और इस बॉन्ड के बनते वक्त इतनी एनर्जी रिलीज हुई है।
यहां से यहां तक जाते हुए 435.8 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई है। लेकिन अगर आपने यहां से यहां आना हो, कि मैं ये कह रही हूं कि अगर H2 को तोड़ के 2 H बनाने हो तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उतनी ही एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। मतलब H2 का बॉन्ड तोड़ के आपने H बनाने हो तो आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए भी इतनी ही एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसलिए इस एनर्जी का एक और नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड, जब 2 एटम्स मिलके बॉन्ड बनाते हैं उस वक्त जितनी एनर्जी रिलीज होती है ठीक उतनी ही एनर्जी चाहिए होती है जब उन एटम्स के मॉलिक्यूल को तोड़ के आपने एटम्स बनाने होते हैं। तो जब मॉलिक्यूल को तोड़ के एटम्स बनाने हैं तब एनर्जी का नाम पड़ेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और जब एटम्स को कंबाइन करवा के जो मॉलिक्यूल बनाना है तो जो एनर्जी निकलेगी उसका नाम होगा बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी का जो है वो रिलीज होगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी भी बोल लेते हैं वो कंज्यूम होगी। ये ध्यान में रखें। अब हम अगली चीज देखेंगे, व्हेन 2 हीलियम्स अप्रोच ईच अदर। Now we will discuss according to VBT again, when 2 helium atoms approach each other for the formation of He2 molecule, तब क्या होता है? क्या He2 बन पाता है? H2 तो बन गया था, क्योंकि जब 2 H मिलके H2 बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और उनके बीच स्टेबल बॉन्ड बन जाता है। अब हम देखते हैं कि जब 2 He2 कंबाइन, मतलब 2 He कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या एनर्जी रिलीज हो रही है या जो नए अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और नए रिपल्सिव फोर्सेस हैं उनकी सिचुएशन देखें। ये एक हीलियम है, इसको भी मैं ए नाम दे देती हूं, जस्ट नाम दिया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हीलियम डिफरेंट तरह के होते हैं, होते एक ही तरह के हैं, लेकिन हम समझने के लिए इनको AB नाम दे रहे हैं। अब देखें, ये फर्स्ट हीलियम का न्यूक्लियस, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 ही क्या होते हैं इसके पास, हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी हीलियम है और ये भी, ये दूसरा एटम है हीलियम का। नाउ इस न्यूक्लियस के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दिस न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स दिस इलेक्ट्रॉन, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। ये ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, मॉलिक्यूल बनने से पहले की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इससे हमें फिलहाल कोई खास लेना देना नहीं है। जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस की क्या सिचुएशन बनती है, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस की। देखें, इसका न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं, 2 अट्रैक्टिव फोर्सेस ये होगी। हो गई 4। तो न्यूक्लियस ऑफ A helium attracts electrons of B helium. Nucleus of B helium attracts electrons of A helium. टोटल अट्रैक्टिव फोर्सेस यहां हमें कितनी दिखाई दे रही हैं? 4। अब इसके बाद दीज आर न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब हम देखेंगे रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस की बात करें, ए हीलियम का इलेक्ट्रॉन, फिर से इनको ए बी लिख देते हैं, दिस ए बी बी बी। ए हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन, ए हीलियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्शन करेंगे। अब उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, सेम वे ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। एक रिपल्सिव फोर्स, दूसरी रिपल्सिव फोर्स, तीसरी, चौथी और एक और।
इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। तो अब आप देख लें, हमारे पास न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस 4 थी और रिपल्सिव फोर्सेस 5 न्यू। तो होने को तो जब H2 बना था तब भी 2 अट्रैक्टिव और 2 रिपल्सिव फोर्सेस थी, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस वाज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस इन केस ऑफ H2। बट इन केस ऑफ हीलियम अगर He2 बनता है, बनेगा ही नहीं, He2 is not formed because the number of repulsive forces कितनी है 5 is greater than number of attractive forces, वो कितनी है 4। संख्या में भी ये रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस से, मैग्नीट्यूड में भी ज्यादा हैं। तो जब यदि 2 हीलियम मिलके He2 बनाने की कोशिश करें, वो संभव नहीं है अकॉर्डिंग टू VBT, बिकॉज when the both will approach, repulsive forces will dominate attractive forces। वैसे भी दिखती सी बात थी कि हीलियम के पास 1s2 है। अब 2 हीलियम मिलेंगे तो काहे को मिलेंगे, कोई जरूरत नहीं है। हीलियम का पहले 1s फुली फिल्ड है, इसको नेक्स्ट हीलियम की जरूरत ही नहीं है। हाइड्रोजन का केस और था, वो 1s1 था, दूसरा हाइड्रोजन भी 1s1 था। जब दोनों ने कंबाइन करके H2 बना दिया तो क्या हो गया 1s2, इसका भी 1s फुली फिल हो गया, इसका भी 1s फुली फिल हो गया। तो इसका तो कंबाइन करना H2 बनना समझ में आता है कि क्यों दोनों हाइड्रोजन ने H2 बना लिया। He2 में ऐसा कुछ ना तो जरूरत है, और अट्रैक्टिव फोर्सेस या VBT के हिसाब से भी देखें तो H2 की पॉसिबिलिटी नहीं है। He2 is not formed because the repulsive forces are new repulsive forces when 2 He approach each other. The new repulsive forces are more than the new attractive forces, or you can say कि जब 2 हीलियम एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो वैसे भी इनका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो है, इधर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ले लें और इधर एनर्जी ले लें, तो इनका ग्राफ जो है वो इस तरह से चलता है। मतलब एटम्स जैसे जैसे एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे, एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़े, ये 0 थी एनर्जी, जब पॉजिटिव में एनर्जी हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में जा रही है, इसका मतलब दोनों हीलियम जब एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो एनर्जी रेज हो रही है। एनर्जी कब रेज होती है, जब रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ रही हों। तो जब 2 कोई एटम्स मिलना चाह रहे हैं और रिपल्शन हो रही है उनके बीच में, इसका मतलब वो बॉन्ड नहीं बना सकते और नहीं बनेगा। अब हमें कुछ नई टर्म्स इसमें समझ तो हमने ली हैं। बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी के बजाय इसको एंथैल्पी भी कह देते हैं अक्सर। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, नीडेड भी लिख सकते हैं, टू ब्रेक 1 मोल ऑफ same 1 mole of bonds of same kind लिख दें तो ज्यादा ठीक है। और इसका आप एग्जाम्पल या यहां पे और करके एक और चीज लिख सकते हैं, और द अमाउंट ऑफ energy released when 2 atoms combine to form a bond. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि जब 2 एटम्स कंबाइन करते वक्त जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही एनर्जी चाहिए होगी जब उन दोनों एटम्स का जो बॉन्ड है वो तोड़ना होगा। तो बॉन्ड एनर्जी
एंड बॉट डिसोसिएशन एंथैल्पी दे आर वन एंड द सेम थिंग। हाँ, इनके मतलब साइंस जो हैं वो ऑपोजिट होंगे।